वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। हम फिलॉसफी में कंसेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट डिस्कस कर रहे हैं। आपने थंबनेल देखा होगा, ये पार्ट 2 है। तो मैं आप लोगों को ये जो पहली बार आए हैं इस वीडियो पे क्लिक किया है, मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि आप पार्ट 1 ज़रूर देखें। लेकिन ये आउटलाइन एक बार देख लें कि हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर ली हैं और आगे इस पार्ट में क्या डिस्कस करनी है। डिस्क्रिप्शन में पहले पार्ट का लिंक मौजूद है, ठीक। देखें आइडियल स्टेट प्लेटो का आउटलाइन देखें। सबसे पहले हमने एक कंटेक्स्ट डिस्कस किया कि उस टाइम एंशिएंट ग्रीक स्टेट, वहां पे क्या कंटेक्स्ट था, पॉलिटिक्स किस तरह थी। फिर डिवीजन ऑफ ह्यूमन सोल, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ एजुकेशन डिटेल में डिस्कस किया फर्स्ट पार्ट में। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अब सेकंड पार्ट है, इसमें हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, फीचर्स ऑफ आइडियल स्टेट वैलिड टुडे और फिर क्रिटिसिज्म। तो जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा जरूर जाके देखें, बेस बन जाएगी, ठीक। तो आए शुरू करते हैं थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। प्लेटो एक आइडियल स्टेट बनाना चाह रहा है जिसमें उसने जस्टिस की बात की, ठीक। 3 क्लासेस डिवाइड की, आर्टिजियन क्लास, मिलिट्री क्लास, रूलर क्लास, ठीक। फिर एजुकेशन के थ्रू पता चलेगा कि कौन आर्टिजियन क्लास में जाएगा, कौन मिलिट्री क्लास में जाएगा और कौन रूलर क्लास में जाएगा और कौन फिर आगे फिलोसोफर किंग बनेगा। ये तो फर्स्ट पार्ट में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ मैं रिकेप करवा रहा हूं। अब ये सब कुछ तो आइडियल स्टेट में हो गया, जस्टिस का आंसर भी ले आया, एजुकेशन भी ले आया प्लेटो। अब बच गया प्रॉपर्टी और फैमिली, जिसके लिए प्लेटो ने थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म दी, ठीक। इसमें हम दोनों पॉइंट डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टी और फैमिली। देखेंगे कि प्लेटो इनके बारे में क्या कहता है। पहले इस वर्ड को जरा समझें, कम्युनिज्म। कम्युनिज्म कहते हैं रिजेक्शन ऑफ प्राइवेट ऑनरशिप एंड सपोर्ट ऑफ कॉमन ऑनरशिप। ये आइडियोलॉजी जो है कम्युनिज्म, इससे मुराद है कि प्राइवेट ऑनरशिप ना हो बल्कि कॉमन ऑनरशिप हो, ठीक। अब थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म में जब हम सबसे पहले प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं तो देखें प्लेटो क्या कहता है कि नो प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर मिलिट्री एंड रूलर क्लास। कि जो मिलिट्री क्लास है और रूलर क्लास है, इनके पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। गार्डियंस मस्ट हैव कॉमन यूज ऑफ गुड्स या प्रॉपर्टी। गार्डियंस मैंने लिखा है, गार्डियंस मिलिट्री क्लास प्लस रूलर क्लास, इनको कंबाइनली प्लेटो गार्डियंस कहता है, ठीक। मिलिट्री क्लास प्लस रूलर क्लास, जो अपर 2 क्लासेस हैं, इनको कंबाइनली क्या कहते हैं, गार्डियंस। तो गार्डियंस मस्ट हैव कॉमन यूज ऑफ गुड्स या प्रॉपर्टी। गार्डियंस जो हैं वो कॉमन प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, खाना पीना उनका कॉमन होगा, इसी तरह जो भी प्रॉपर्टी है वो कॉमन होगी उनके बीच। ओनली आर्टिजियंस डोमिनेटेड बाय एपिटाइट आर परमिटेड टू होल्ड प्रॉपर्टी। सिर्फ आर्टिजियन क्लास जिनके अंदर एपिटाइट या लस्ट पाया जाता है, उनको अलाउड है कि वो प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं, रख सकते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी। लेकिन आर्टिजियन क्लास से ऊपर जो मिलिट्री क्लास है और रूलर क्लास है, उनके पास ये अख्तियार नहीं है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रख सकते, ठीक। जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको वो कॉमनली यूज करेंगे, छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज तक कॉमनली यूज करेंगे, ठीक। एक क्वेश्चन यहां पे आता है कि व्हाई आर गार्डियंस नॉट अलाउड टू होल्ड प्रॉपर्टी।
प्लेटो ने ऐसा क्या देखा कि कहा कि मिलिट्री और रूलर क्लास ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर सकती? क्या ऐसी बात है? देखिए, प्लेटो कहता है प्रॉपर्टी कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स। अगर मिलिट्री क्लास को भी आप इजाजत दे दो, रूलर क्लास को भी आप प्राइवेट प्रॉपर्टी की इजाजत दे दो, तो उससे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कैसे? डिसएग्रीमेंट्स ओवर प्रॉपर्टी होल्डिंग्स। फिर तो ये कि लड़ाई झगड़े होंगे। हमने आम लाइफ में देखा हुआ है कि प्रॉपर्टी के ऊपर कितने डिस्प्यूट्स होते हैं। तो यही चीज फिर मिलिट्री और रूलर क्लास के अंदर भी नजर आ रही होगी कि डिसएग्रीमेंट्स होंगे, झगड़े हो रहे होंगे प्रॉपर्टी के ऊपर। स्ट्रगल फॉर पावर। जब प्रॉपर्टी आएगी तो जाहिर बात है उनके अंदर एक लस्ट आएगा कि यार हमें पावर गेन करनी है और ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में करना है। तो इसका क्या नुकसान होगा? डिस्ट्रैक्शन होगी, वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अब मिलिट्री क्लास का फंक्शन है, उसकी ड्यूटी है कि उसने डिफेंस करना है, और अगर प्रॉपर्टी का उनसर प्लेटो कहता है दरमियान में ले आओ, तो फिर मिलिट्री क्लास अपनी जो डिफेंस की ड्यूटीज है वो परफॉर्म नहीं कर सकेगी। डिस्ट्रैक्शन होगी, पावर के लिए प्रॉपर्टी को ज्यादा से ज्यादा स्नैच करने के लिए, होल्ड करने के लिए कोशिशें कर रही होगी। फिर प्रॉपर्टी के ऊपर डिसएग्रीमेंट्स में इन्वॉल्व होगी मिलिट्री क्लास। तो इससे बेहतर है कि उनके पास कोई प्रॉपर्टी ना हो। सेम इज द केस विद रूलर क्लास। रूलर ने तो रूल करना है, लॉज बनाने हैं, स्टेट के अफेयर्स को देखना है। तो अगर प्रॉपर्टी आ जाए बीच में, उसे प्राइवेट प्रॉपर्टी का आप अलाउड कर दो, तो फिर यही प्रॉब्लम्स होंगी। डिसएग्रीमेंट हो रहा होगा, स्ट्रगल हो रहा होगा, डिस्ट्रैक्शन हो रही होगी। तो रूलर जो है वो अपने स्टेट के जो अफेयर्स हैं उन पे फोकस नहीं कर पाएगा। ठीक, ये प्रॉपर्टी की बात की। इसका जो सेंट्रल थीम है कि नो प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर मिलिट्री एंड रूलर क्लास। ठीक, फैमिली के बारे में क्या कहता है प्लेटो? ये भी अपर टू क्लासेस की बात अभी स्टार्ट हम करेंगे, मिलिट्री क्लास और रूलर क्लास, कि नो प्राइवेट फैमिली फॉर गार्डियंस। गार्डियंस के लिए कोई प्राइवेट फैमिली नहीं है, कॉमन फैमिली है। ऐसा सेटअप होगा स्टेट के अंदर के कॉमन फैमिली होगी। ठीक, प्राइवेट फैमिली नहीं होगी, कॉमन फैमिली होगी। मैं एक जगह पे देख रहा था कि यहां तक उन्होंने कहा था कि कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स होगा। ठीक, कि दे विल शेयर देयर वाइफ्स, इस तरह भी होगा। ठीक, कॉमन होगा। आगे देखें, गार्डियंस जो हैं मिलिट्री क्लास और रूलर क्लास, उनके जब न्यूली बॉर्न चाइल्ड होगा, कॉमन फैमिली है, जब न्यूली बॉर्न चाइल्ड होगा विल बी सेपरेटेड फ्रॉम पेरेंट्स एंड विल बी गिवन टू द कस्टडी ऑफ स्टेट। सिर्फ मिलिट्री और रूलर क्लास के साथ ये होगा कि उनका जब कोई बच्चा पैदा होगा तो उन्हें उसी टाइम अपने पेरेंट्स से अलग कर दिया जाएगा, वालिद से भी वालदा से भी अलग करो, स्टेट की कस्टडी में आ जाएगा वो बच्चा। यहां तक बात समझ आई? आर्टिजियन क्लास कैन हैव प्राइवेट फैमिली। अब जो आर्टिजियन क्लास है, जो सबसे लार्जेस्ट है और रैंकिंग में सबसे लोअर है वो लार्जेस्ट क्लास, लेकिन रैंकिंग में लोअर है। क्यों लोअर है? क्योंकि उनके अंदर एपिटाइट पाई जाती है, लस्ट पाया जाता है, तो उनके पास प्राइवेट फैमिली होगी, वो रख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई आर गार्डियंस नॉट अलाउड टू होल्ड फैमिली? क्यों वो फैमिली होल्ड नहीं कर सकते? क्यों उनके बच्चों को आप अलग कर रहे हो? क्या वजह है? फैमिली कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स, प्लेटो कहता है। अब क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? करप्शन। हमने आम लाइफ में देखा है कि हम क्यों इतना पैसा कमाने के पीछे भाग रहे हैं। पीछे फैमिली है, फैमिली का हम सोचते हैं, करप्शन भी करते हैं इसी वजह से। तो ये चीज ना हो। क्यों?
क्योंकि फैमिली अगर होगी मिलिट्री क्लास वालों की या रूलर क्लास वालों की, तो फिर ये करप्शन का एलिमेंट आ सकता है, इमोशन का एलिमेंट भी आ सकता है। मैंने यहां पे नहीं लिखा, इमोशन भी आ सकता है। ठीक, इमोशन आ सकता है तो वो अपनी ड्यूटीज को सही तरह परफॉर्म नहीं कर सकेगा। मिलिट्री वाले ने डिफेंस का काम करना है, मिलिट्री क्लास ने, अगर वो फैमिली के लिए इमोशनल हो रहा है तो कैसे डिफेंस करेगा। रूलर ने स्टेट के अफेयर्स को गवर्न करना है, अगर वो इमोशनल हो रहा है तो कैसे गवर्न करेगा। इमोशनल क्यों हो रहा है, यही बीवी बच्चों की वजह से होता है ना बंदा इमोशनल, भाई बहन की वजह से इमोशनल होता है। तो जब कोई प्राइवेट फैमिली है ही नहीं तो इन चीजों से निकल जाओगे, करप्शन, इमोशन, ये प्लेटो कहता है। नेपोटिज्म, अगर फैमिली का कंसेप्ट होगा तो नेपोटिज्म होगा। रूलर चाहेगा कि मेरा बेटा भी बादशाह बने, फिलोसोफर किंग बने। मिलिट्री वाला चाहेगा कि मेरा बेटा फिर मिलिट्री में आए, मेरा भाई मिलिट्री में आए, मेरी सिस्टर आए, नेपोटिज्म आएगा। ठीक, अपने फैमिली के मेंबर्स को फिर आप सपोर्ट करोगे। तो इसलिए खत्म करो फैमिली को, प्राइवेट फैमिली का कंसेप्ट खत्म करो। अब ये करप्शन, नेपोटिज्म, इमोशंस आएंगे तो जाहिर बात है डिस्ट्रैक्शन होगी। ठीक, डिस्ट्रैक्शन होगी तो मिलिट्री वाला अपने डिफेंस की ड्यूटी परफॉर्म्स नहीं कर सकेगा और रूलर जो है वो स्टेट के अफेयर्स को नहीं चला सकेगा। आगे देखो, नो लिबरेशन ऑफ वुमन, के अगर मिलिट्री क्लास में जो कॉमन फैमिली है, आपने फैमिली कॉमन की, प्लेटो कह रहा है कॉमन फैमिली अगर हमने दी है तो वहां पे अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है फिर तो औरत बाउंड हो जाएगी उस कॉमन फैमिली में कि बस वो उस बच्चे की सिर्फ देखभाल करती रहे, तो लिबरेशन नहीं होगा वुमन का। तो वुमन को हमने आजाद करना है, इसलिए बच्चे को लो और स्टेट की कस्टडी में दे दो। जैसे ही वो पैदा होता है फिर स्टेट उसको संभाले, वुमन फिर आजाद है। अब वुमन फिर एजुकेशन में अपना रोल परफॉर्म कर रही है। ठीक, जिस तरह भी है वो आजाद है। ठीक, फिर आता है आर्टिजियन, जो हमने कहा कि आर्टिजियन क्लास कैन हैव प्राइवेट फैमिली। तो इनका मैरिज का कंसेप्ट कैसे होगा आर्टिजियन का, कि डिसीजन ऑफ मैरिज एंड बर्थ ऑफ चिल्ड्रन विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट। अब ये भी नहीं है कि आर्टिजियन धड़ाधड़ लगे हुए हैं, भाई पूरी क्रिकेट की टीम बना दी है बच्चों की, इस तरह नहीं होगा। प्लेटो कहता है कि भाई आर्टिजियन में भी ये होगा कि उनका किस एज में शादी करनी है वो भी स्टेट डिसाइड करेगी, कितने बच्चे आपने रखने हैं वो भी स्टेट डिसाइड करेगी, बच्चा कब पैदा करना है वो भी स्टेट डिसाइड करेगी। आपकी कोई चॉइस नहीं है, स्टेट ने इजाजत दी एक बच्चा रखो, आपने एक बच्चा पैदा करना है। ये आपने सुना होगा, इसकी एग्जांपल है वन चाइल्ड पॉलिसी, टू चाइल्ड पॉलिसी। ये उस टाइम प्लेटो ये बातें करता था एंशिएंट ग्रीक में। ठीक, पेरेंट्स कैन नॉट हैव चिल्ड्रन व्हेन दे विश, नहीं कर सकते आप स्टेट के अंडर रह के, उसके रूल्स के अंडर रह के, जिस तरह स्टेट आपको कमांड करेगी फिर आप चाहो तो बच्चा पैदा कर सकते हो। अगर स्टेट ने इजाजत नहीं दी अकॉर्डिंग टू प्लेटो तो आप नहीं कर सकते। तो आर्टिजियन के ऊपर भी बेशक वो प्राइवेट फैमिली रख सकते हैं, उनके ऊपर भी ऑब्लिगेशंस हैं। ठीक, इसी तरह अबॉर्शन की बात की प्लेटो ने कि अगर वुमन चाहती है कि वो अबॉर्ट कर दे चाइल्ड को। ठीक, अबॉर्शन कहते हैं कि पैदा होने से पहले ही आप बच्चे को आपकी ख्वाहिश नहीं है, डिज़ायर नहीं है, तो आप बच्चे को वहीं पे फीटस के अंदर ही आप उसको वेस्ट कर सकते हो, ख़त्म कर सकते हो, अबॉर्शन। तो प्लेटो इसके हक में है कि अगर वुमन नहीं चाहती तो ना पैदा करे बच्चा, अबॉर्ट कर दे। इन्फेंटिसाइड ऑफ क्रॉनिकली इल्ड चिल्ड्रन, ये भी एक बात है कि प्लेटो कहता था कि अगर कोई बच्चा ऐसा पैदा होता है जो क्रॉनिकली इल है, कोई बहुत बड़ी बीमारी है उसे, सारी जिंदगी रहेगी, फिर इस तरह का क्रॉनिकली इल्ड बच्चा
एजुकेशनल सेटअप में भी नहीं चल सकेगा और किसी एक पर्टिकुलर क्लास में फिट भी नहीं हो सकेगा। तो फिर अगर जरूरत पड़े तो उस बच्चे को खत्म भी किया जा सकता है, इन्फेंटिसाइड, मारा भी जा सकता है। ठीक, यहां तक बात क्लियर हुई। अब हम आएंगे फीचर्स के ऊपर, फीचर्स को डिस्कस करेंगे, फिर क्रिटिसिज्म को। अटेंटिव होके सुने, इसको नोट कर लें जी। तो आ जाएं, देखें फीचर्स ऑफ आइडियल स्टेट वैलिड टुडे। ऐसे फीचर्स आइडियल स्टेट के हैं जो आज भी वैलिड हैं। देखें, कंसेप्ट ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड नॉन इंटरवेंशन इन मैटर्स ऑफ अदर क्लासेस। प्लेटो कहता था आर्टिजियन क्लास का मिलिट्री क्लास में कोई ताल्लुक नहीं, नॉन इंटरफेरेंस हो। आर्टिजियन क्लास मिलिट्री क्लास में इंटरफेयर नहीं कर सकती, ना ही रूलर क्लास में कर सकती है। इसी तरह रूलर क्लास मिलिट्री और आर्टिजियन क्लास में इंटरफेयर नहीं कर सकती। नॉन इंटरवेंशन की बात उसने उसी टाइम की जो कि उसने कहा आइडियल स्टेट में होनी चाहिए। ठीक, अब वो चीज हमें नजर आती है ना अपनी मॉडर्न स्टेट्स के अंदर, सेपरेशन ऑफ पावर्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। सेपरेशन ऑफ पावर्स है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के ऊपर कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, इसी तरह जुडिशरी के ऊपर नहीं कर सकता, तो कोई एक दूसरे के ऊपर इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। इंस्टीट्यूशनल स्टेपिंग ओवर जो है उसको मॉडर्न स्टेट्स में कंट्रोल में रखा जाता है। तो ये बात तो प्लेटो उस टाइम करता था, एंशिएंट ग्रीक के टाइम में, जब उसने अपनी आइडियल स्टेट का कंसेप्ट दिया था, तो वैलिड है ना पॉइंट। टाइम पीरियड फॉर मैरिज विल बी डिसाइडेड बाय स्टेट। हमने पढ़ा था ना कि आर्टिजियन का जो मैरिज का टाइम पीरियड है वो स्टेट डिसाइड करेगी कब आपने शादी करनी है, कब नहीं करनी। वैलिड है, क्योंकि कंसेप्ट ऑफ अर्ली चाइल्ड मैरिजेस कैन बी एबॉलिश्ड बाय सेटिंग एज लिमिट। आजकल मॉडर्न स्टेट्स में जो चाइल्ड मैरिजेस को रोकने के लिए आपकी मॉडर्न स्टेट्स एज लिमिट सेट करती हैं। पॉइंट तो वैलिड है, ठीक, क्योंकि उस टाइम प्लेटो भी कह रहा था कि टाइम पीरियड फॉर मैरिज विल बी डिसाइडेड बाय स्टेट इन एन आइडियल स्टेट। ठीक, बर्थ पॉलिसी अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट। ये प्लेटो ने कहा था कि आपकी ये मर्जी नहीं कि जितने बच्चे पैदा करने हैं बस लगे रहो, पैदा करते रहो, बल्कि स्टेट डिसाइड करेगी कि आप कितने बच्चे पैदा कर सकते हो और कब बच्चा पैदा कर सकते हो। तो ये पॉलिसी भी तो हमें नजर आती है। मोस्ट प्रोबेबली मैं जितना मुझे याद आ रहा है कि ये चाइना ने ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी, वन चाइल्ड पॉलिसी। ठीक, अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए स्टेट की तरफ से उनके ऊपर कमांड आई थी। तो ये पॉइंट तो हमें एरिस्टोटल की, उसकी प्लेटो की आइडियल स्टेट में भी नजर आता है। ठीक, आगे आओ, कंसेप्ट ऑफ मिलिट्री फॉर डिफेंस। प्लेटो उस टाइम कहता था कि आइडियल स्टेट में मिलिट्री क्लास होगी जो सिर्फ डिफेंस का काम करेगी। मॉडर्न स्टेट में भी तो मिलिट्री है, अपनी अलग से एक क्लास है मिलिट्री की, डिफेंस का काम करती है। ठीक, कंसेप्ट ऑफ सिस्टमैटिक एजुकेशन एंड एग्जामिनेशन। ये कंसेप्ट ऑफ एग्जामिनेशन को देखो, सिस्टमैटिक एजुकेशन को देखो, इसकी जो पिछली वीडियो में थ्योरी ऑफ एजुकेशन पढ़ा है, तो ये बात प्लेटो अपनी आइडियल स्टेट के अंदर कर रहा था, एग्जामिनेशन और एजुकेशन की। आज मॉडर्न स्टेट में आपको सिस्टमैटिक एजुकेशन नजर नहीं आती, प्रॉपर एग्जामिनेशन भी तो नजर आता है, ऑल्दो कि बिल्कुल उस तरह नहीं है जिस तरह की आइडियल स्टेट में है, लेकिन है तो रेलिवेंस तो थोड़ी बहुत रखता है। ठीक, तो एग्जामिनेशन भी है, कुरिकुलम भी सेट होता है आपका। ठीक, एज लिमिट भी डिफाइन होती है कि इससे इस नर्सरी में आपको ये कोर्स पढ़ाया जाएगा और नर्सरी में इससे इस एज तक बच्चे का दाखला होगा। एफएससी में ये कोर्स पढ़ाया जाएगा, एफए में ये कोर्स पढ़ाया जाएगा, और एफए में एडमिशन लेने के लिए आपकी एज लिमिट इतनी होनी चाहिए। तो ये तो आइडियल स्टेट के अंदर भी तो प्लेटो ने एज लिमिट रखी हुई थी कि 0 to 6 years बाई मोरल स्टोरीज पढ़ाओ। ठीक, फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। बारिश की आवाज आ रही है, बारिश हो रही है तो मैंने कहा शायद आप लोग डिस्टर्ब हो रहे होंगे कि पानी कहां से आकाश के ऊपर गिरने लग गया, बारिश हो रही है। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, ये जो है प्लेटो ने कहा था कि भाई स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, इंसान के
प्राइमरी इंपल्स के मुताबिक उसकी स्पेसिफिक कैटेगरी हो, क्लास हो, जिसमें वो अपना फंक्शन परफॉर्म करे, स्पेशलाइजेशन हो। ठीक, तो वो चीज तो आजकल भी है। मैं जितना भी कोशिश कर लूं मैं डॉक्टर बनने की, मैं नहीं बन सकता क्योंकि मैंने मेडिकल किया ही नहीं है। स्पेशलाइजेशन तो रिक्वायर्ड है अगर मैंने डॉक्टर की फील्ड में जाना है। मैंने न्यूरो सर्जन बनना है तो मैं एमबीबीएस तक बैठा रहूं और मैं कहूं कि मैं न्यूरो सर्जन बन जाऊंगा, तो नहीं हो सकता। स्पेशलाइजेशन मुझे जाना पड़ेगा, मजीद स्पेसिफाई करना पड़ेगा अपने आप को स्टडीज में। ठीक, फिर इसी तरह आपके जो मिलिट्री में जाते हैं लोग, आर्मी में जाते हैं, तो क्या सारे बुज़दिल उठाए हुए होते हैं उन्होंने? जाहिर है उनको ट्रेन करते हैं, बहादुर बनाते हैं। ये बात तो प्लेटो अपनी आइडियल स्टेट में भी कहता था कि करेज रिक्वायर्ड है मिलिट्री क्लास के लिए, बहादुरी रिक्वायर्ड है। ठीक, इसी तरह जब आपका प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनता है तो उसमें भी एक क्लॉज होती है कि वो बंदा इस काबिल हो, उसकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज इतनी हो कि वो स्टेट को रूल कर सके। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल उसका रीजन काम ही नहीं करता। ये भी तो एक आपकी कंडीशन है, स्पेशलाइजेशन हो गई। ठीक, तो ये बातें प्लेटो आइडियल स्टेट में करता था कि रूलर बनने के लिए, फिलोसोफर किंग बनने के लिए रीजन का होना जरूरी है। कंसेप्ट ऑफ फीमेल एजुकेशन आइडियल स्टेट में प्लेटो कहता था, क्योंकि एथेंस के अंदर वुमेन का एजुकेशन के ऊपर कोई वो नहीं था, एजुकेशन वो हासिल ही नहीं करती थी वुमेन। तो प्लेटो उस टाइम कहता था कि फीमेल को एजुकेशन प्रोवाइड करो। तो आजकल मॉडर्न स्टेट्स में ये कंसेप्ट है ना फीमेल एजुकेशन का। कंसेप्ट ऑफ एबॉर्शन, उस टाइम प्लेटो कहता था आइडियल स्टेट में कि वुमन को अलाउड है अगर वो एबॉर्ट करना चाहे चाइल्ड को। तो आज भी तो ये रेलिवेंट है ना ये बात, कई कंट्रीज ने इसको लीगल किया हुआ है एबॉर्शन को। ठीक, कंसेप्ट ऑफ इनेट इंपल्सेस ऑफ ह्यूमन सोल, जो प्लेटो ने हमें इनेट इंपल्सेस के बारे में बताया है कि किसी के अंदर लस्ट होता है ज्यादा, किसी के अंदर रीजन ज्यादा होता है, किसी के अंदर करेज ज्यादा होती है। आज भी ये बात वैलिड है। हम अपने दोस्तों में देख ले, हमारे कई दोस्त होंगे जो बहुत बहादुर होंगे लेकिन अक्ल से पैदल होंगे, रैशनल डिसीजंस नहीं ले सकते होंगे, बहादुर होंगे। ठीक, हमारे कुछ ऐसे दोस्त भी होंगे जो लस्ट रखते होंगे, प्रॉपर्टी चाहिए, पैसा चाहिए, बहादुरी उनके अंदर नहीं होगी, रीजन उनके अंदर इतना नहीं होगा, लेकिन डोमिनेंट इंपल्स होगी कोई ना कोई। ऐसा भी कोई दोस्त होगा हमारा जिसका रीजन डोमिनेंट होगा, बेशक वो बुज़दिल हो लेकिन रीजन उसका डोमिनेंट होगा। उसे इतनी लस्ट की भी ना हो कि यार मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, नहीं। ठीक, तो ये चीजें हैं, वैलिड हैं, इसके पॉइंट्स जो आज भी हैं। ठीक, अब हम इसका क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं, इसको नोट कर लें जी। तो आ जाएं, देखें क्रिटिसिज्म की तरफ। सबसे पहला देखें, डिवीजन ऑफ ह्यूमंस इनटू 3 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ एपिटाइट, करेज एंड रीजन इज नॉट अ वैलिड क्राइटेरिया। कि आप ह्यूमंस को 3 क्लासेस में डिवाइड कर रहे हो, जिनके अंदर एपिटाइट और लस्ट ज्यादा है उनको आर्टिजियन क्लास में रख दिया प्लेटो ने, जिनके अंदर करेज है उसको मिलिट्री क्लास में रख दिया, जिनके अंदर रीजन है उसको रूलर क्लास के अंदर रख दिया। वैलिड क्राइटेरिया नहीं है। हो सकता है एक बंदा शुरू में बहादुर ना हो, करेज ना हो उसके अंदर, लेकिन आगे चल के वक्त के साथ साथ उसके अंदर करेज आ जाए। ठीक, हो सकता है एक बंदा पहले अच्छा रीजन रखता हो जिसको आपने रूलर क्लास के अंदर रखा हुआ है, आगे चल के उसका रीजन कमजोर हो जाए, थिंकिंग कैपेबिलिटी उसकी कमजोर हो जाए। तो ये कोई ऐसा वैलिड क्राइटेरिया हमें नजर नहीं आ रहा जिसकी वजह से आप ह्यूमंस को 3 क्लासेस में डिवाइड कर रहे हो। ठीक, जब हमने थ्योरी ऑफ जस्टिस पढ़ा था तो उसके अंदर एक क्रिटिसिज्म आता है कि जस्टिस कैन नॉट बी ओनली कन्फाइंड टू परफॉर्म ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू डोमिनेंट इंपल्स। क्योंकि प्लेटो कहता था कि जिस बंदे के अंदर जो भी डोमिनेंट इंपल्स है, फॉर एग्जांपल किसी के अंदर रीजन ज्यादा है तो उसे चाहिए कि वो अपनी रीजन को यूटिलाइज करे और करेज और जो लस्ट है वो
क्या है, लेसर इंपल्सेस हैं, उनको दबा के रखे। ठीक, इसी तरह जिसके अंदर करेज ज्यादा है, मिलिट्री क्लास में वो जाएगा तो उसे चाहिए कि करेज तो उसकी डोमिनेंट इंपल्स है, तो उसे चाहिए कि जो लेसर इंपल्स है, रीजन और एपिटाइट, उसको कर्ब करके रखे, दबा के रखे। अब अगर वो ऐसा करेगा, इट मींस कि वो जस्टिस कर रहा है अकॉर्डिंग टू प्लेटो, कि डोमिनेंट इंपल्स को फॉलो करे और लेसर इंपल्स को दबा के रखे, वो जस्टिस कर रहा है। क्रिटिसिज्म ये आता है कि जस्टिस सिर्फ इस चीज के लिए तो नहीं है ना, जस्टिस कैन नॉट बी ओनली कन्फाइंड टू परफॉर्म ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू डोमिनेंट इंपल्स। सिर्फ इस चीज को तो जस्टिस नहीं कहते, जस्टिस के अंदर और भी बहुत कुछ आता है, एक ब्रॉडर टर्म है, प्लेटो ने उसको इतना नैरो कर दिया है। ठीक, थ्योरी ऑफ एजुकेशन से देखो, राइट टू हायर एजुकेशन इज कर्व्ड। जब हमने एजुकेशन पढ़ी थी तो जो 20 साल में फेल हो गए वो आर्टिजियन क्लास में चले गए, विच मीन्स कि वो आगे हायर एजुकेशन की तरफ जा ही नहीं सकते। फिर 35 साल में जो मिलिट्री में फेल हो गए, 35 साल में जो फेल हो गए वो मिलिट्री में चले गए, इट मीन्स कि वो आगे जाके रूरल क्लास की तरफ जा ही नहीं सकते, हायर एजुकेशन हासिल ही नहीं कर सकते। तो राइट टू हायर एजुकेशन इज कर्व्ड, आपने उनका जो हायर एजुकेशन का राइट है वो छीन लिया है। ठीक, आर्टिजियन क्लास वाला हायर एजुकेशन की तरफ नहीं जा सकता, मिलिट्री वाला हायर एजुकेशन की तरफ नहीं जा सकता, तो क्रिटिसिज्म बनता है ये। बैन ऑन करिकुलम, अच्छा ये बैन ऑन करिकुलम मैं भूल गया, ये उधर जो फीचर्स वैलिड टुडे पिछली स्लाइड जो थी उसके अंदर भी ये आप लिख सकते हो, बैन ऑन करिकुलम। जब प्लेटो आइडियल स्टेट में एजुकेशन का जो पोएट्री है, लिटरेचर है, रेवोल्यूशनरी पोएट्री और रेवोल्यूशनरी लिटरेचर, उसको बैन कर रहा था, तो वो आज भी तो मॉडर्न स्टेट्स में कई ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे बैन कर दिया जाता है इस तरह के करिकुलम को, जो कि लिटरेचर, रेवोल्यूशनरी लिटरेचर को प्रमोट करे या रेवोल्यूशनरी आइडियाज को प्रमोट करे, कोई पोएट्री बैन कर दिया जाता है, तो ये वहां पे भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे भी आप इसको क्रिटिसिज्म में लिख सकते हो कि आप, अब एजुकेशन का मतलब होता है कि आप हर तरह से बंदे को फ्री करो कि वो एजुकेट हो, पॉजिटिव चीजें भी देखे, नेगेटिव चीजें भी देखे। आप बैन लगा रहे हो करिकुलम के ऊपर, ठीक, सिर्फ वही चीजें बता रहे हो कि वो स्टेट के साथ लॉयल रहे, तो फिर ये तो कोई ऐसी बात नहीं हुई ना कि आप कहो कि आपने उसे एजुकेशन प्रोवाइड की है। ये तो जस्ट उसको आप अपने यूज के लिए, लोगों को अपने यूज के लिए एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, और वो भी वो एजुकेशन जो कि हाईली क्या है, कंपैक्ट है, उसको पूरी तरह से आपने स्क्रूटनाइज किया हुआ है। तो ये क्रिटिसिज्म बनता है। नो क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ फिलोसोफर किंग। मिलिट्री की उसके आर्टिजन क्लास में तो आपने एग्जाम लिया, फर्स्ट एग्जाम 20 इयर्स में, फेल हो गए, आर्टिजन क्लास में चले गए। 35 इयर्स में आपने एग्जाम लिया, फेल हो गए जो बंदे, वो मिलिट्री क्लास में चले गए। फिलोसोफर किंग के लिए आप कह रहे हो जिसका इंटेलेक्ट ज्यादा होगा वो फिलोसोफर किंग बनेगा। 10 बंदे हायर एजुकेशन में पहुंचे हुए हैं और आप कह रहे हो कि इनमें जिसका इंटेलेक्ट ज्यादा होगा वो फिलोसोफर किंग बनेगा। ठीक है, मानते हैं आपकी बात प्लेटो साहब, लेकिन ये तो बताओ कि भाई क्राइटेरिया क्या है, इंटेलेक्ट कैसे पता चलेगा कि भाई इसका इंटेलेक्ट ज्यादा है। तो ये वो पॉइंट इसने नहीं बताया प्लेटो ने। आगे आओ, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, जो इसने कहा ना कि स्पेशलाइजेशन हो, कि भाई जिसके अंदर लस्ट ज्यादा है तो वो आर्टिजन क्लास में जाए क्योंकि वो उसी क्लास को बिलोंग करता है, उसी में फिट हो सकता है। जिसके अंदर करेज ज्यादा है मिलिट्री क्लास में जाए क्योंकि वहां पे वो फिट हो सकता है डिफेंस के कामों में। जिसके अंदर रीजन ज्यादा है वो रूरल क्लास की तरफ जाएगा क्योंकि वहां पे वो फिट होता है कि वो स्टेट के अफेयर्स को चला सके, कंट्री के अफेयर्स को। तो इससे इस पे क्रिटिसिज्म आता है कि राइट टू चूज एंड चेंज ऑक्यूपेशन इज कर्व्ड। एक बंदा मिलिट्री में चला गया, अब अगर वो चाहे कि मैं आर्टिजन में जाना चाहता हूं, नहीं जा सकता। वो चाहे कि मैं आगे रूरल क्लास में जाना चाहता हूं, नहीं जा सकता। इसी तरह फिर आर्टिजियन में कुछ डॉक्टर्स होंगे, कुछ टीचर्स होंगे, कुछ ट्रेडर्स होंगे। स्पेशलाइजेशन तो फिक्स कर दी प्लेटो ने
कि आप जिस भी क्लास में जाओगे फिर आप उसी के अंदर ही रहोगे। तो फिर आर्टिजन क्लास के अंदर अगर कोई एक कारपेंटर है, वो फिर सारी जिंदगी कारपेंटर रहेगा, वो ट्रेडर नहीं बन सकता। ठीक। तो राइट टू चूज एंड चेंज ऑक्यूपेशन, इस प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन की वजह से वो राइट लोगों से स्नैच कर लिया प्लेटो ने कि वो अपनी मर्जी से किसी ऑक्यूपेशन को चूज करें। अब इसकी जब आप थ्योरी ऑफ एजुकेशन पढ़ते हो तो उसमें भी आप देख लो, बच्चा शुरू से जा रहा है फेल हो रहा है, भाई आर्टिजन क्लास में जा रहा है, फिर आगे जाके 35 साल में एक बंदा फेल हो रहा है, मिलिट्री क्लास में जा रहा है, कोई चॉइस रखी ही नहीं। और यहां तक कि प्लेटो तो खुद कहता था कि भाई जो स्टेट के ऑफिसर्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि आपके लिए कौन सा ऑक्यूपेशन ठीक है, आप डॉक्टर बन सकते हो, आप ट्रेडर बन सकते हो, आप कोई और बार्बर बन सकते हो, स्टेट के ऑफिसर्स ये डिसाइड करेंगे। ये भी एक चीज थी। तो इस पे क्रिटिसिज्म आता है कि अपनी मर्जी से कोई बंदा कोई ऑक्यूपेशन चूज भी नहीं कर सकता और फिर चेंज भी नहीं कर सकता। थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म हमने पढ़ा था कि भाई उसने प्रॉपर्टी की बात की कि गार्डियंस जो हैं, रूलर और मिलिट्री क्लास, इनके पास नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, नो प्राइवेट फैमिली। तो यहां पे क्रिटिसिज्म आता है कि राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी कर्ब्ड, प्राइवेट प्रॉपर्टी PRIVATE, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी कर्ब्ड। जो रूलर है क्लास है और जो मिलिट्री क्लास है उससे आपने ये स्नैच कर लिया है कि उसको आपने प्राइवेट प्रॉपर्टी का हक ही नहीं दिया। प्राइवेट प्रॉपर्टी जब होती है बंदे के पास तो बंदे के अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। जरूरी नहीं कि उसके अंदर नेगेटिव चीजें आए, ठीक, डिस्ट्रैक्शन आए, बल्कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है कि यार मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने इसको ठीक रखना है, इसकी हिफाजत करनी है। तो ये पॉजिटिव एट्रीब्यूट है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी आना। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट स्नेच कर लिया। राइट टू प्राइवेट फैमिली एंड चिल्ड्रन कर्ब्ड, के जो मिलिट्री और रूलर क्लास है उनसे भी ये प्राइवेट प्रॉपर्टी का, प्राइवेट फैमिली का राइट स्नेच कर लिया। इंसान सोशल बीइंग है, इंसान पॉलिटिकल बीइंग है, लेकिन इंसान इमोशनल बीइंग भी है। फैमिली के साथ, बच्चों के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट होती है और वो तभी आती है जब प्राइवेट फैमिली हो। तो आपने तो वो राइट उनसे स्नेच कर लिया। जो इंसान की एक नेचर है इमोशनल बीइंग होने का, आप उसको दबा रहे हो पूरी तरह। ठीक। सेपरेशन ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन इज अनजस्ट। प्लेटो कहता था कि भाई जब बच्चे पैदा हो जाएंगे मिलिट्री और रूलर क्लास के, तो कॉमन फैमिली का, वो कहता था ना, प्राइवेट फैमिली तो थी नहीं, तो वो डायरेक्ट स्टेट की कस्टडी में चले जाएंगे, वालदेन से अलग। तो ये तो अनजस्ट है। आप कैसे वालदेन को अपने बच्चों के साथ, बच्चों से अलग कर रहे हो। इन्फेंटिसाइड स्प्रेड्स इमोरलिटी। प्लेटो कहता था कि भाई बच्चे अगर क्रॉनिकली इल हैं, बीमार रहेंगे सारी जिंदगी, तो ऐसे बच्चों को आप मार सकते हो। तो ये तो इमोरलिटी को आप फैला रहे हो। ठीक। इसके अलावा कुछ जनरल क्रिटिसिज्म्स हैं। टोटल इकोनॉमिक बर्डन ऑन आर्टिजन क्लास। मिलिट्री क्लास ने तो सिर्फ डिफेंस करना है, रूलर क्लास ने सिर्फ रूल करना है, स्टेट के अफेयर्स को चलाना है, लॉज बनाने हैं। तो स्टेट की इकोनॉमी कहां से जनरेट होगी? आर्टिजन क्लास करेगी। तो आपने तो पूरी इकोनॉमी का बर्डन उठा के आर्टिजन क्लास के ऊपर डाल दिया। ठीक। ये क्रिटिसिज्म आता है। नॉट डेमोक्रेटिक। ये भी एक है कि भाई आपने जो बातें की हैं, जितनी भी प्लेटो ने आइडियल स्टेट बनाई है, उनमें कोई भी ऐसा डेमोक्रेटिक एलिमेंट नहीं है। क्योंकि एंशिएंट ग्रीक के अंदर जो एथेंस था, जो सिटी स्टेट था, वहां पे मैंने पहले भी बताया कि डेमोक्रेसी थी, कि लोग मिलके बैठ के गवर्निंग प्रिंसिपल्स बनाते थे। तो प्लेटो एक ऐसी आइडियल स्टेट बता रहा है जिसके अंदर वो डेमोक्रेसी का एलिमेंट है ही नहीं। वो जो पहले एथेनियंस जो फॉलो करते थे वो है ही नहीं, नॉट डेमोक्रेटिक। ठीक। एग्जेम्पशन ऑफ फिलोसफर किंग।
भाई प्लेटो कहता था कि फिलोसफर किंग जब बन जाएगा वो रूल्स बनाएगा, फिर उसके बाद वो ज्यादा टाइम हायर स्टडीज को देगा। लल्ले इतना तो तुमने पढ़ लिया, इतनी एजुकेशन 50 साल तक तो पहुंच गए तुम, अभी भी हायर एजुकेशन है भाई, सारा जिंदगी पढ़ता रहेगा फिलॉसफी को। ठीक, तो जो स्टेट के अफेयर्स है उनमें सिर्फ ये लॉज वगैरह बनाएगा और उसके बाद फिर उस पर कोई काम नहीं रखो, वो पढ़ता रहेगा। तो रूलर तो फिर इस तरह नहीं होता ना। रूलर तो वो होता है कि जो आपकी स्टेट के मसलों के अंदर एक्टिवली इन्वॉल्व हो। तो ये एग्जाम्पशन ऑफ फिलोसफर किंग ये भी क्रिटिसिज्म में आता है। और इन सब बातों को देख के, इन सब बातों को देख के जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म निकलता है वो यूटोपियन स्टेट का है कि जो एरिस्टोटल भाई जो देता है ना आइडियल स्टेट का कंसेप्ट, ये यूटोपियन है। यूटोपियन कहते हैं कि जो रियलिटी में इसको आप अप्लाई नहीं कर सकते, ख्याली है। यूटोपियन स्टेट है आइडियल स्टेट। ठीक, अभी सोचने बैठ जाओ कि इस तरह की स्टेट हम बना सकते हैं या नहीं, तो आपके जहन में नो ही आएगा। ठीक, तो ये है। अब क्रिटिसिज्म मैंने निकाले, ये लिख दिए। ठीक, जो मुझे नजर आते हैं बुक्स में इधर उधर मैं लिख देता हूं। आप खुद भी सोचो, और भी चीजें क्रिटिसिज्म में आ सकती हैं, और भी चीजें फीचर्स में आ सकती हैं जो आज वैलिड हैं। तो अगर आपके जहन में आता है उसको पेन डाउन करो अपने पास। ठीक, बस ये है कि उसका आप कनेक्शन बना सको। ठीक, दोनों पार्ट्स देखना। मैं पॉलिटिकल साइंस के भी लेक्चर्स डिलीवर कर रहा हूं। मैं बार बार बता रहा हूं कि मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएं या इसी डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करें और नीचे जाएं, वहां पे मैंने लिंक शेयर किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट का। तो वो मैं जो पेपर 1 है उसमें डेमोक्रेसी क्या है, डिक्टेटरशिप क्या है, फाशिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं, स्टेट क्या है, सॉवरनिटी क्या है, काइंड्स क्या है सॉवरनिटी की। ठीक, पॉलिटिकल साइंस का स्कोप क्या है। तो इस तरह के मैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पे लेक्चर्स दे रहा हूँ अपने एक फ्रेंड के चैनल पे, लेकिन मेरे चैनल के थ्रू आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएं, वहाँ पे आपको पॉलिटिकल साइंस का फोल्डर मिल जाएगा। ठीक, तो ज़रूर जाके उन लेक्चर्स को भी देखें, और इस लेक्चर के ये दोनों पार्ट्स देखने हैं, और अगर समझ आ जाए तो फिर कमेंट्स में बता दीजिएगा। चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।